वाहद शौक है मेरा, जिससे मैंने भाग के स्कूल से कॉलेज से भाग के हमने फिल्में देखते। चांद की सतह पर जब पाकिस्तानी उसमें चांद पे चले जाते हैं, 1969 का जो अपोलो मिशन था, और आज अल्लाह के फजल से हमारा सैटेलाइट पहुंच गया वहाँ पे, हमारा जो है वो स्पेसशिप। आखिरी फिल्म मैंने उनसे करवाई, पैरालाइज थे वो, ना बोल सकते थे, ना चल सकते थे, ना कुछ नहीं। उसमें मैंने मेन विलन उस बंदे को व्हील चेयर पे बिठा के करा, विदाउट डायलॉग। मैं तेरे पीछे अन्ना होके सब कुछ छड़ के आ गया, तुम मैंने कहंदे चीला कावा चीला ही रहना, मैं अपनी अखा नहीं गवाना चाहती। मैनू तेरे वगैरह ही नहीं चाहिए। ए पास हो गए ने, मैं फेल हो गया। नाजरीन, सूफी टॉक में खुश आमदेद। आज हमारे साथ हैं हमारे मुल्क के मायानाज राइटर डायरेक्टर सैयद नूर साहब। सैयद नूर साहब जिन्होंने 300 फिल्में लिखी और डायरेक्ट की। 1970 से उन्होंने अपना असिस्टेंट डायरेक्टर अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। हमारे साथ हैं सैयद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सुई साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम सर, बहुत मेरी खुशकिस्मती है। मैं कहता हूँ कि बचपन से मैं कहते हैं ना कि देखता खैर कोई इतना फ़र्क तो नहीं हमारी उम्र में, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह में आपसे मुलाकात होती रही। हमारा स्ट्रगलिंग पीरियड ऑलमोस्ट साथ साथ ही है जी। तो आपने स्कूल आप बता रहे थे कि मुस्लिम लीग हाई स्कूल, जी हाँ, मुस्लिम लीग, मुनव्वर ज़रीफ साहब भी और ये जितने भी सारे, अली एजाज, फिर ज़रीफ साहब के बेटे आरिफ, वो मेरा क्लास फेलो थे। अच्छा, ये फिर किला लक्ष्मण सिंह जी, ये वहाँ रहते थे, किला गुजर सिंह नहीं, ये शोपरा होटल होता था। जी जी, शोपरा होटल, बिल्कुल उस तरफ ये रहते थे ज़रीफ साहब, मुनव्वर ज़रीफ साहब। जी जी। तो मुस्लिम लीग हाई स्कूल समझे कि उस इलाके का एक बेहतरीन स्कूल था, जिसका मुकाबला डॉन बास्को से होता था। डॉन बास्को, बिल्कुल जी, डॉन बास्को बड़ा मशहूर स्कूल है। वो बास्केटबॉल भी उनके साथ खेलते थे। हमारे एक मोहतरम उस्ताद सोहेल अख्तर चुगताई साहब भी डॉन बास्को स्कूल से तालीम याफ्ता हैं। और सर कॉलेज आपका दयाल सिंह कॉलेज। अच्छा, दयाल सिंह कॉलेज, माशाल्लाह, जहाँ लाइब्रेरी बड़ी मशहूर है। जहाँ ख़त्म हो गया सारा, लाइब्रेरी भी ख़त्म हो गया। तो आपको वो लाइब्रेरी से शौक? नहीं, मैं सर चूँकि रहते मिकलोर रोड पे था, मैं रॉयल पार्क में इरफान खोसट रहते थे। अच्छा, नहीं मैंने कहा करीब ही है ना, सुल्तान खोसट साहब, और वहाँ रॉयल पार्क में रहते थे हम लोग। शाह अबुल माली जिनकी हम औलाद हैं, माशाअल्लाह, दरबार है वहाँ पे पीछे बैक साइड में, मिकलोर रोड की बैक साइड में हम वहाँ रहते थे। तो बचपन से सिनेमा देखने का बहुत शौक था। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि ये वाहद शौक है मेरा, जिससे मैंने भाग के स्कूल से कॉलेज से भाग के हमने फिल्में देखते थे। और इतनी दूर जाके देखी मैं। देखिए 5 आने की टिकट होती थी वहाँ पाक फोर्सेस में, छावनी में, क्योंकि टैक्स नहीं होता था। बिल्कुल। यहाँ 12 आने की थी, वहाँ 5 आने की थी। और फासला तो देखें, वो 10 किलोमीटर रोड से पैदल जाते थे। पैदल जोश में चले गए, पैदल पौना घंटा लगता था। और ट्रैफिक उस ज़माने में कम होती थी, लेकिन जब वापस आना होता था वो बड़ी मौत पड़ती थी वापस आते। तो कौन सा शो आप देखते थे, रात वाला या दोपहर वाला? नहीं, दोपहर वाले, 3 बजे चले गए। तो गर्मियों में कैसे फिर? शाम तक वापस आ गए। हाँ जी। तो वो 7 आने बचाने के लिए? नहीं, होते नहीं थे, बचाना क्या है। क्या बात। अच्छा, ये देखे फिर आपने शुरू असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे जी, किया? 70 में मैंने ज्वाइन की थी फिल्म इंडस्ट्री, बड़ी यंग एज में। हाँ जी यार, 23-24 साल का था उस वक्त। जावेद फाजिल जो थे वो मेरे उस्ताद मोहतरम को, सुलेमान साहब को असिस्ट कर रहे थे। अच्छा, जावेद फाजिल साहब खुद असिस्ट कर रहे थे। और वो एक्चुअली वो कदीर गौरी साहब के असिस्टेंट थे, जावेद फाजिल साहब, उनसे सीखा था। यहाँ वो एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे थे एज असिस्टेंट सुलेमान साहब के साथ। सुलेमान साहब का वाहद असिस्टेंट मैं हूँ। एस सुलेमान जी हाँ, दर्पण और संतोष एक ही शागिर्द हैं उनका, जिनसे वो बहुत प्यार करते थे। आखिरी दमों तक उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, बड़ी चाहत से मुझसे बात करते थे फ़ोन पे, मैं उनको करता था।
अच्छा, एस सुलेमान साहब भी बड़े खुश शक्ल और जी हाँ, आपकी तरह जी हाँ। माशाल्लाह। और उनके बड़े दो भाई फिल्म एक्टर थे, जी हाँ, संतोष एंड पहले दर्पण, सुपरस्टार, पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार्स थे वो। जिनमें संतोष भाई और दर्पण साहब जी। और लाला सुधीर, ये 3 लोग थे जो पहले सुपरस्टार। और उन्होंने भी एक्टिंग की जगह डायरेक्शन को तरजीह दी, हालांकि वो भी खूबसूरत, उनको भी ऑफर्स थी बहुत। और आपको भी होंगी जी। आप, मुझे याद है कि वो जब आपको मैं बचपन में देखता था या लड़कपन में कह लें, तो माशाल्लाह आप किसी भी हीरो जो हमारे उस वक्त हीरो थे, बल्कि उन सब से यंग भी थे और खुश शक्ल भी, और आपका एक स्माइलिंग फेस होता था, मुझे याद है। तो मुझे किसी ने कहा कि जो ये राइटर हैं, तो मैंने कहा यार राइटर तो होते हैं ज़रा थोड़े से ना एजेड बिखरे से। हाँ, और वो हमने देखे भी हुए थे फिल्मी। मेरे वालिद साहब खुद भी उन्होंने शुरू किया था लिखना मुनव्वर ज़रीफ साहब के लिए कहने पे, और मुझे शोभरा होटल। मुझे ये बताएं, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, हम बड़ा कैजुअल इसको इंटरव्यू को करते हैं, हमको जी। बोझ नहीं बनाते जी। एक इरफान साहब ने एक ड्रामा किया था, वो आपके वालिद ने लिखा था या आपने लिखा था? कौन सा सर? एक शैतान स्टेज पे एक ड्रामा किया था, बींडा जिसमें बने थे। हाँ शायद। नहीं, वो देखें मेरे वालिद साहब लिखते थे, सूफी निसार अहमद, हाँ, जिनसे आपकी मुलाकात भी थी, तो वो लिखते थे। उन्हीं का लिखा होता। उन्होंने लिखा था आज आँखां वारिस शाह, पहला ड्रामा था। दूसरा चांद की सतह पर, जब पाकिस्तानी उसमें चांद पे चले जाते हैं, 1969 का जो अपोलो मिशन था, और आज अल्लाह के फजल से हमारा सैटेलाइट पहुंच गया वहाँ पे, हमारा जो है वो स्पेसशिप। और वो उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तानी ख्यालों में पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ आबाद हो जाते हैं, तो एक स्टायर सी थी। तो ये 1970 में उन्होंने लिखा था। तो वो फिर थिएटर की तरफ आए, पहले वो फिल्म में थे। जैसे आप तो आप पहले डायरेक्टर थे, असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर आप राइटिंग में आए, तो उसमें वो भी लिख रहे थे, मुनव्वर ज़रीफ साहब की कुछ फिल्में लिख रहे थे जब उनकी डेथ हुई है। तो आखिरी फिल्म वो किल किल मेरा नाम, लेकिन नाम उन्होंने फिर थिएटर से बनाया। लाडा पिटी, 50-50 की बात जी, 50-50 ब्यूटी क्लिनिक, और आप रुमाना उसमें थी ब्यूटी क्लिनिक में, और उसमें 50-50 अफजाल साहब, वारिस शाह, आज आँखां वारिस शाह, अफजाल साहब ने भी आपके साथ काम किया बहुत हमारी बड़ी दोस्ती रही है, बहुत काम किया। उन्होंने आखिरी फिल्म मैंने उनसे करवाई, पैरालाइज थे वो, ना बोल सकते थे, ना चल सकते थे, ना कुछ नहीं। उसमें मैंने मेन विलन उस बंदे को व्हील चेयर पे बिठा के करा, विदाउट डायलॉग। लास्ट फिल्म शरीका। अफजाल साहब जो ना, उनका पहला ड्रामा था आज आँखां वारिस शाह, उसमें वारिस शाह बने हुए थे। फिर वो उसके बाद फिल्मों में चले गए, और उसके बाद फिर उन्होंने पलट के नहीं देखा, लेकिन उनको थिएटर से मोहब्बत जो थी, लेकिन तमासील की सूरत में वो सामने आई। और आप भी, मुझे याद है कि थिएटर देखने जरूर आते थे। नहीं, मेरी इरफान साहब से दोस्ती थी। अच्छा, इरफान खोसर साहब से। इरफान खोसर साहब बचपन से दोस्ती थी, बहुत कमाल डायरेक्टर थे। जी हाँ, तो मैं उनकी दोस्ती में मैं आता जाता था। इरफान साहब के बेटे भी काम कर रहे हैं, सरमद खोसर। जी हाँ, लेकिन वो ज्यादातर कमर्शियल में नहीं आए, वो कमर्शियल। हाँ, वो पैरेलल सिनेमा की तरफ है। ही इज वेरी टैलेंटेड, बहुत। तो आप समझते हैं कि कमर्शियल उनको करना चाहिए? नहीं, नए जो डायरेक्टर, ये मिजाज होता है उनका, अपना एक मिजाज है, वो उसमें कंफर्ट लेवल ढूंढते हैं, अपनी तख्लीक उसमें ढूंढते हैं, पैरेलल सिनेमा में, तो उनको वही करना चाहिए। लेकिन सर ये जो कमर्शियल सिनेमा है उस पर कुछ बात करते हैं थोड़ी सी। जी। क्योंकि मुझे याद है बचपन में समनाबाद में रहते थे, सूफी तबस्सुम मेरे जो ग्रैंडफादर थे, तो वो हमारे घर से लेके तो खाड़क पत्नी तक, मेरे ख्याल हर दूसरा घर फिल्म इंडस्ट्री से, 200-250 फिल्में बनती थी साल की। उसमें कुछ म्यारी भी होती थी, कुछ गैर म्यारी भी, लेकिन फिल्में बहुत बन रही थी। शुबाब किरानवी, वो शुबाब चौक मशहूर था, वो उधर रहते थे। साकी साहब, तारिक अजीज साहब हमारे सिर्फ इखलाक है, मतलब नेम एनी बॉडी। रंगीला स्ट्रीट थी वहाँ पे, फिर अल मुमताज सिनेमा, लिरिक्स यानी भरा हुआ था, पैक्ड, और टेक्नीशियंस और म्यूजिशियंस, अतरे साहब। स्टूडियोज के करीब पड़ता था ना वो इलाका जो था। अच्छा, तो इतने टैलेंटेड, ये मैडम शमीमा रवा रहती थी। जी। और आपने वो दाऊद चांद साहब का बताया, मतलब कौन ऐसा नहीं। फिर एक गली थी जिसमें राइटर्स रहते थे, कतील शफाई साहब थे, अहमद नदीम कासमी, मंशा याद, ये वो गालिब स्ट्रीट, ए हमीद साहब तो बिल्कुल हमारे घर के पास रहते थे। फिर ए हमीद जो म्यूजिक डायरेक्टर, आप शायद उनकी बात कर रहे हैं, और वजाहत अतरे, रशीद अतरे, और ये सब। अच्छा सर, ये एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो है, वो आप समझते हैं कि उसमें मार्शल लॉ जब आया उसकी वजह से कोलैप्स की, या कोई और इसकी वजह थी? नहीं, मार्शल लॉ में फिल्में बनती थी, तब भी चलती रही हैं, बहुत आदमी में बनती। नहीं, ये एक्चुअली हम टेक्निकली चले नहीं साथ।
जैसे जैसे सिनेमा में नई टेक्निक आती गई, हम लोग उनको हासिल नहीं कर पाए एजुकेशन। तो इसमें आप समझते हैं कि हुकूमत का भी कोई पॉलिसीज़ का भी दखल है? सबका है, हुकूमत का भी दखल है, फिर कोई ऐसा इदारा गवर्नमेंट को छोड़ के पर्सनली हम फिल्म इंडस्ट्री वालों ने नहीं बनाया। नहीं, नेफ्टैक तो बना ना जी, नेफ्टैक बना था ना, नेफ्टैक बना, उसने काम नहीं किया कोई ना। नेफ्टैक बना और उसे सिर्फ अंग्रेज़ी फिल्में प्रमोट करके इंपोर्ट करके यहाँ प्रमोट की और पैसा कमाया और बस। यानी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को कुछ नहीं किया, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी। यानी रॉ मटेरियल जो था वो उन्होंने कहा जी हमसे आप परमिशन लें, आगे लें। तो अच्छा, नहीं सर देखें, ये जो हुकूमत हमारी है वो डॉलर्स की हमेशा इनको ज़रूरत रहती है। बैरून मुल्क जाते हैं 200 मिलियन 300 मिलियन, कभी 1 मिलियन के लिए पता नहीं क्या क्या शराइत मानते आए हैं मैं। जबकि फ़िल्म इंडस्ट्री जो है पूरी दुनिया में, आप इंडिया की देख लें, कोरियन, ये ब्रिटिश, अमेरिकन, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। यूरोप की देख लें, अभी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा बहुत आगे हैं फिल्म मेकिंग में। अब यहाँ ईरानी, अच्छा ये जो हमारे पास तो फ्री इकोनॉमी है इस वक्त, हम कहीं भी अपनी फिल्म रिलीज़ कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री जो है अलोन वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं, फिर नेटफ्लिक्स आ गया, उस पर भी बात आपसे थोड़ा राय लेते हैं। तो इस पे बिलियंस ऑफ डॉलर हम अर्न कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट जो है वो बाकी इदारों को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो डॉलर कमा रहे हैं, उनको बहुत सारी मुराद दे रही है। तो फिल्म इंडस्ट्री पे उनकी तवज्जो क्यों नहीं है? क्या उनके इल्म में नहीं है कि दुनिया में ये एक कमोडिटी है जो बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज ला सकती है? देखिए, तवज्जो बिल्कुल नहीं है, और तवज्जो दिलाई भी, उनके आगे जाके अपने मुतालबात भी रखे, उनको सजेशंस भी दी, क्या अच्छा हो सकता है वो भी उनसे कहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको अपने इतने मसाइल हैं, हमारा मुल्क मसाइल में फंसा रहा है। तो जब तक वो दूसरे मसाइल हल करते हैं हमारी बारी नहीं आती फिल्म इंडस्ट्री की। नहीं, अनाउंसमेंट्स तो बड़ी होती हैं लास्ट में, तो लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना आज तक। अच्छा, लास्ट में ये मरियम औरंगज़ेब साहबा ने बहुत एफर्ट की, उन्होंने फिल्म पॉलिसी बनाई, हम सबसे राय ली और एफर्ट करके टाइम लगा के फिल्म पॉलिसी बनाई, सारा कुछ हुआ। लेकिन वो वहीं धरा का धरा रह गया और इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। नहीं, तो अभी भी तो उन्हीं की हुकूमत है, तो आप उनको याद दिलाएं या हम उनको याद अपने चैनल के थ्रू मैं उनको तो याद कराएं। गाना गा के उनको याद दिलाना चाहता हूँ, लेकिन तो आपके माशाल्लाह आवाज़ भी मुझे किसी ने बताया, हालांकि मैंने आपको नहीं सुना, लेकिन वो कहते हैं जी सैयद नूर साहब को एक तो मौसीकी का बहुत पता है और फिल्मों की कामयाबी में ये भी एक राज है, और वो गाते बड़ा खूबसूरत है। तो एक हो जाए थोड़ा सा। गाता नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये जो आप गाना याद आया नहीं, वैसे मैं ये वैसे बता दें, बोल रस्मन मैंने कहा जी जी कि वो कहते हैं ना हमारी फिल्मों में होता था कि याददाश्त चली जाती थी जी किसी जी की। याद हाँ जी, तो वो याददाश्त हमेशा गाना गाने से ही आती थी वापस। आती थी, हाँ, वो बचपन का एक फैमिली सॉन्ग होता था, वो रिपीट सॉन्ग होता था उससे। जी जी। तो मैं उस हवाले से कहा कि उनको गाना गा के याद दिलाते हैं। हाँ, अच्छा, आपकी जो फिल्में हैं उसमें मैं देखता हूँ बहुत सारे जो शोज होते हैं, जैसे आफ्ताब इकबाल साहब का है, गुस बिहाल, फिल्मों से बड़ा वो लेते हैं सीन्स। मजाजन हो गई जैसे, निक्की जी हाँ, और निक्की जी हाँ मेरी नहीं थी, चूड़ियाँ थी, चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा उसमें, और जो है मजाजन, फिर कमांडो, फिर बेशुमार यानी फिल्में आपकी, जिसको फिर वो घूंघट, वो आज सब देखा चांद में जो रोके। तो ये जो आपकी मूवीज हैं उसके बहुत सारे बनाते, तो आपको अच्छा लगता है या वो आपको कभी होता है कि ये क्या कर रहे हैं? लेकिन जब कोई आप पे तबसरा करता है या कोई आपसे इंस्पायर होकर कोई काम करता है तो आपके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है वो, यानी वो पैरोडी करते हैं। कोई बात नहीं, पैरोडी उसी चीज़ की जाती है जो नुमाया होती है, जो मशहूर, जो अच्छी होती है। तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें याद रखा, मेरी फिल्मों को याद रखा। तो सर आपसे बातें चलती रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, सैयद नूर साहब हमारे साथ हैं, हमारी खुशकिस्मती है, हम इनसे जानेंगे फिल्मों के बारे में, आने वाले प्रोजेक्ट्स और क्या आ रहे हैं, और पुराने जो इनकी यादें हैं वो भी शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आज हमारे साथ हैं 300 फिल्मों के मुसन्निफ़ और हदायतकार सैयद नूर साहब। सैयद नूर साहब, फिर एक दफ़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो में आने के लिए रजामंदी जाहिर की। आपने तो बहुत सारी फिल्में की जी, ठीक है जी, आपने शान, मोहम्मद राना, सऊद, अरबाज खान, मतलब एक बाबर अली, किसी का नाम रह गया हो तो माजरत,
तो ये सब इनको कईयों को इंट्रोड्यूस करवाया, कईयों को आपने नुमायां किरदार दिए। फिल्में आपकी मजाजन और से लेके चूड़ियाँ और सुपर हिट कमांडो, मतलब क्या क्या नाम लें। लेकिन मैंने जो चीज़ आपके लिए तैयार की है ना, वो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी कि जो 2 किरदार हैं, हीर रांझा, इनको मैंने आज बनाया है। तो इनको मैं पेश करता हूँ, देखें ज़रा, नेक्स्ट फिल्म के लिए आप कंसिडर करें इनको। तो आ जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम ओ, नूर साहब आए ने। जी जी। नूर साहब, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਚਲੋ ਬਈ, ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਰਾਂਝਾ ਜੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਨੀ ਪੈਕ ਰਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੀਰ ਹੈ। ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਹੀਰ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਂਝਾ ਹੈ, और मिनी पैक है जरा। हाँ जी। रांझा, मैं वहाँ तेरे लिए मैं पीछे पागल हो गया, वहाँ मज्जा छड़ के बेच के सब कुछ छड़ के मैं तेरे पीछे आ गया। तो मज्जा चरान दी बजाय MA MBA कर लेंदा। और मैनू कुछ नहीं नजर आंदा तेरे बगैर। मैं MBA की, मैं कुछ भी नहीं नजर आंदा मैनू। सिर्फ हीर तेरा ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਬਸ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਿੰਗੀ ਠੋਡੀ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਕੋ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ? ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਏ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਤਖਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੀਲਾਂ ਕਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। कहाँ मैं तेरे पीछे अन्ना होके सब कुछ छड़ के आ गया, तू मैंने कहने चीला कावा। अन्ना ही रहे ना, मैं अपनी अखा नहीं गवाना चाहती। मैनू तेरे वगैरह हीर नहीं चाहिए। मैनू ते इंशाल्लाह ताला मैं ते तेरे नाल प्यार च अन्ना हो गया हूं। मैं तेरे नाल प्यार नहीं करती। डॉक्टर साहब नु अखा हालो। अच्छा सर, तुसी ये दसो, ए पास हो गए ने? मैं फेल हो गया। नहीं, हीर से बारह चल जाएगी मेरा। हाँ चल जाएगी, है ना? टांगे देके ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ ਉਹਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਣੇ, ਗਰੋਥ ਆਣੇ ਤੇ ਵਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਸ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ ਆਪਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਜਾਓ ਭਾਂਡੇ ਚੁੰਡੇ ਧੋਵੋ ਤੇ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਜੀ ਚਾਹ ਬਣਾਓ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। चलो, अच्छा शाह साहब, ये तो चले एक मजाक था आपके साथ, प्रैंक किया और लेकिन ये है कि आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है आपका वो कॉमेडी है। जैसे आजकल ये सुपर हीरोज़ पे फिल्में बन रही हैं, या मैजिकल जैसे। नहीं, मेरी ख्वाहिश है सुपर हीरो पे फिल्म बनाने की, और इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। या बच्चों के लिए जैसे? बच्चों के लिए बिल्कुल। उसमें अब तो मेरा बेटा जो है बड़ा हो गया है, अब वो माशाल्लाह खुद प्रैक्टिकल काम कर रहा है। लेकिन जब वो छोटा था तो ये चूड़ियों के ज़माने की बात है, तो मैंने कहा यार तुमने चूड़ियाँ देखने नहीं जाना? कहता नहीं। मैं कहा क्यों? कहते ये क्या आप चूड़ियाँ बनाते हैं, आप कोई सुपरमैन बनाएं, कोई स्पाइडरमैन बनाएं, कोई इस किस्म का सुपर हीरो पे फिल्म्स बनाएं, हम देखें भी जाके। और शुरू में ट्रेंड हुआ, अभी देखें अमरू। तो मैंने सोचा यार इन बच्चों के हीरो जो हैं विदेशी हैं, गोरे हैं, और हमारा कोई हीरो ही नहीं है। कैरेक्टर अब तक फिल्म इंडस्ट्री ने कोई कंसीव ही नहीं किया, कोई इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। तब से मैं सोच रहा था कि अब आके टेक्नोलॉजी आ गई है, अब हम कर सकते हैं। तब नहीं कर सकते थे, तब वो बहुत बजट ऊपर चला गया। तो वो जैसे बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन, इस तरह से सारे मैन जड़े ने थे। मैं क्या पाकिस्तान का भी मैन आना चाहिए, पाक मैन। हाँ, पाक फैन की तरफ पे ना। नहीं तो आप उर्दू में फिर कैसे नाम रखेंगे पंजाबी? उसका ज़रूरी नहीं है कि हीरो के नाम पे रखा जाए, जो स्क्रिप्ट है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप रख सकते हैं। अभी एक आई ना, फिलहाल मैंने उसका जो नाम रखा है नूर रखा है। नूर सच्चाई, रोशनी। आज का बच्चा वो नूर है जिसको आप देखें और उससे अक्ल सीखें, उससे सच्चाई सीखें, उससे वो बातें सीखें जो आप अंग्रेज़ी फिल्मों से नहीं सीख सकते, स्पाइडरमैन से नहीं सीख सकते। लेकिन वो बहादुरी का सिंबल होगा,
अच्छा सर, ये आप अपने जो आपका तजुर्बा है, जो नए आने वाले हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अभी नए, क्योंकि इंडस्ट्री उस तरह से मौजूद ही नहीं है, जो काम हो रहा है थोड़ा बहुत वो ये जो चैनल्स हैं वो कोई फिल्म बना लेते हैं, फलां टीवी वाले कुछ इस तरह से, तो वो इंडस्ट्री को तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, वो कभी साल के बाद कोई एक आध फिल्म, नहीं इंडस्ट्री का हिस्सा तो है ना, हिस्सा तो है, लेकिन उस तरह से वो इंडस्ट्री का जैसे टेक्नीशियंस होते हैं वो सारे टेक्नीशियन यूज़ कर रहे हैं टीवी के। नहीं अब तो देखें, टीवी के टेक्नीशियन हो या फिल्म के टेक्नीशियंस हो, ये आपस में शफल हो रहे हैं, मिले हुए हैं। हाँ। तो आपका क्या आप उनको एक मैसेज देना चाहते हैं जो न्यू अगर आना चाहते हैं, कोई राइटर डायरेक्टर, आपको खुद भी आप कह रहे थे कि मुझे भी एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो बड़ी उसके लिए खुशकिस्मती होगी जो आपके साथ काम करेगा। नहीं मैं अक्सर पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ कि लोग कहते हैं जी हम कहाँ जाएं, किसको अप्रोच करें, कैसे सीखें, कैसे इस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने। तो मैं इसीलिए आपके एडी को कह रहा था कि यार मैं हूँ, जब तक अगर किसी को ज़रूरत है मेरी तो नाज़रीन सुन लीजिए, स्पेशली यंगस्टर्स जो हैं, कि सैयद नूर साहब के साथ आप काम करना सीखना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं, तो स्पेशल टीवी से रब्ता कीजिए, आपको ज़रूर चांस मिलेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर, आप समझते हैं कि एक परफॉर्मिंग आर्ट एकेडमी जो है वो बहुत ज़रूरी है? कराची में एक नापा है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। सर आपको नापा का तो पता है, लेकिन यहाँ नापा से पहले हमने स्टार्ट किया था परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से। अच्छा, एकेडमी जो है मैंने बनाई थी, आज भी मौजूद है, जहाँ मैंने ग्रेजुएट होने वाले बच्चों को मैंने प्रैक्टिकल कराया, और जैसे प्रोफेशनली जो चीज़ें दरकार होती हैं वहाँ वो सिर्फ उन्होंने किताबें पढ़ी हैं या सुना है, जो वो उनको फिल्म पढ़ा रहा है जिसने कभी फिल्म बनाई नहीं है, जो फिल्म के बारे में जानता नहीं है। अच्छा सर, ये नेटफ्लिक्स पे भी बहुत आजकल उसका चर्चा है, और इस तरह के और जो पोर्टल्स हैं जिनके ऊपर इंडियन भी, आप बड़े बड़े संजय लीला बंसाली जैसे, उसने हीरा मंडी का तस्करा चल रहा है, हमारे भी इस टॉपिक पे बाज़ार हुस्न बनी थी फिल्म में, और जो है वो परवेज़ कलीम साहब ने लिखी थी उसमें। तो ये जो नेटफ्लिक्स है, आप समझते हैं कि इससे फ़ायदा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री को, जो प्रॉपर थिएटर हॉल्स में जाके हम फिल्म देखते हैं, या इससे हमारी ऑडियंस कम होगी? आप देखिए, एक जो होम एंटरटेनमेंट है उसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहा है नेटफ्लिक्स। कम से कम उसमें ये है कि नए बच्चे मेकिंग सीख सकते हैं, उनके अंदर जो टेक्निकल बातें हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं देख के। वरना यहाँ तो कोई ना कोई सिनेमा में ऐसी फिल्म आ रही है, नई फिल्म जो टेक्निकली, हमारा तो आपको ये याद होगा सूफी साहब कि हम लोग जाते थे, बेनहर देखते थे, 10 कमांडमेंट्स तो खैर लगी नहीं, लेकिन शोर बहुत था उसका, गन्स ऑफ नेवरॉन, मतलब इस किस्म की फिल्में हम सिनेमा में जाकर देखते थे और सीखते थे। तो आज तो इतना फैसिलिटेट कर दिया है इसने, नेट ने, कि आप घर बैठ के सीख सकते हैं। आप अगर जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है तो आप चले जाएं, सर्च करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा, देखें, सीखें। आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए सीखने का, कोई सिखाता नहीं है किसी को, आप सीखते। तो यहाँ जो बच्चों ने डिग्रियाँ ली, जो फिल्म पढ़ाई गई, आज मुझे एक भी फिल्म मेकर बताएं, वो आपको नहीं मिलेगा, ना बनाए वो। उसने क्या किया, डिग्री लेते ही वो किसी चैनल पे जाके जॉब कर लिया है, या किसी प्रोडक्शन हाउस में कर लिया है, या अपना कोई प्रोडक्शन हाउस बना लिया है, या एड फिल्म में चला गया। फिल्म का जो एक पैशन होता है फिल्म बनाने का, या डायरेक्टर बनने का, या राइटर बनने का, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। नहीं, इदारे भी तो सर मौजूद नहीं, पहले तो एवेन्यू स्टूडियोज थे, शाहनूर, बारी, कितने स्टूडियोज काम करे, कितने अदारे थे, बटी फिल्म्स। अब इदारों की ज़रूरत नहीं है ना सर, इंडिविजुअल फिल्म मेकिंग चेंज हो गई है, अब स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े फ्लोर जो होते थे, अब तब घर छोटे होते थे सूफी साहब, अब नेचुरल आप समझ रहे हैं कि नहीं, घर छोटे होते थे। जब आपको फिल्म में बड़ा घर दिखाना है तो आपको कहीं नहीं मिलता था शहर में, तो आपको सेट लगाना पड़ता था, वो लकड़ी का, गत्ते का, वो सेट लगा के एक बड़ा घर अभी तो आप इस जैसे इस इतने स्टूडियो में आप एक बड़ा घर भी बना सकते हैं, छोटा घर भी बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई और डिफरेंट हो गई है, तो लिहाजा अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है इदारों की।
इदारा आपके अंदर है। नहीं तो सर, यानी इसमें देखें, अगर हमने अपनी चीज़ें नेटफ्लिक्स पे पाकिस्तानी कंटेंट चाहते हैं आए, तो इसमें हुकूमत को जाहिर है कोई ना कोई टेक्निकल, हुकूमत नहीं करेगी, हुकूमत ने इतने सालों से नहीं किया, तो कौन फिर इस पे इन्वेस्ट करेगा? इन्वेस्टर को क्या हम दे सकते हैं कि वो इसमें इन्वेस्ट करे? ताकि देखिए, इन्वेस्ट वही करेगा जो खुद मेकर होगा या उसका शगफ होगा फिल्म के साथ, कोई वो खुद ही करेगा, वो खुद ही करेगा। ये तो आएगा नहीं कोई बंदा आके कहे जी मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं इतना पैसा लेके आया हूँ, आप फिल्म बनाए, मैं कर, कोई भी नहीं करेगा। तो सर बल्कि जो कर रहे हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि इस वक्त हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो पिछले दिनों मौला जाट हमने देखी, जी जी, और वो बहुत बड़े बजट की फिल्म थी, वो भी बाहर के इन्वेस्टर थे उसके अंदर, तो बाहर से अगर इन्वेस्टर आए हमारे यहाँ तो उसमें भी कुछ बेहतरी हो सकती है, या पाकिस्तान से भी कोई इन्वेस्टर्स? नहीं, बाहर से क्यों आएगा इन्वेस्टर? अगर उसको होगा कि बाहर चलेगी फिर वही होगा नहीं, फिर, हाँ। उसको यहाँ से कोई फायदा नजर आएगा तो वो आएगा ना। जी जी, वैसे नहीं आएगा, क्योंकि इतने हमारे लोग हैं। देखिए, इसने मौला जाट ने आपको रास्ते दिखाए हैं कि अगर आप फिल्म इंटरनेशनल मयार की बनाते हैं, उसकी इंटरनेशनली उसकी हाइप क्रिएट करते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आप पैसा ना बना सकें या आपका लगा हुआ पैसा वापस ना आए। अच्छा सर, ये है कि आप कोई पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को, या जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं बच्चे, अदाकाराएँ और जो दूसरा टैलेंट है म्यूज़िक के हवाले से या कुछ से, कि वो क्या करें? आपसे रब्ता करें कोई? मुझसे ज़रूर रब्ता करें, लेकिन मैं पैगाम दे दे के थक गया हूँ, मेरा पैगाम कोई सुनता ही नहीं है। नहीं सर, तो अभी यही है कि हर उस बंदे को अपना आप में एक्सप्लोर करना चाहिए कि वो डायरेक्टर बनना चाहता है, राइटर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर हर कोई ये सोचेगा कि मैं हीरो बन जाऊं, तो फिर डायरेक्टर कौन बनेगा? अगर हर कोई कहेगा मैं डायरेक्टर बन जाऊं, तो फिर राइटर कौन बनेगा? तो ये आप वक्त ज़ाया मत करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने अंदर से बात करें, जैसे मैंने की। मैं 70 में जब कोहिस्तान अखबार बंद हुआ तो मैं ये सोच रहा था, मैं जर्नलिज्म में था, तो मैं सोचूं मुझे क्या करना चाहिए, मेरे अंदर से क्या आवाज़ उठ रही है। मैंने अपने आप में वो चीज़ एक्सप्लोर की कि मुझे फिल्म में जाना चाहिए, और मैं फिल्म में आया और बड़े पैशन के साथ आया, और आज वो पैशन जो है आपके सामने बैठा हुआ है। तो लिहाजा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपनी अंदर की जो तवज्जो है वो उस काम पे मरकूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और जब इंटरेस्ट आपका प्रोफेशन बनता है तो आपको कामयाबी मिलती है। सर, बहुत आपने दरिया को कूज़े में बंद किया, और हमारी जो नई नस्ल है उसके लिए आपने बेहतरीन एक पैगाम दिया, और स्पेशल टीवी की तरफ से मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आप तशरीफ़ लाए, और मेरी एक दिली ख्वाहिश आपने पूरी कर दी, और हमारे सूफी टॉक को भी एक इज़्ज़त बख्शी। नहीं सूफी साहब, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, रियली। अपने एक साथी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जाते जाते मैं आपके लिए एक सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब का एक शेर जो है आपकी नज़र करूँगा कि अल्लाह करे जहाँ को मेरी याद भूल जाए, अल्लाह करे कि तुम कभी ऐसा ना कर सको। वाह वाह वाह। तो इस शेर के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम पूरे जो फिल्म बीन हैं, पाकिस्तानी भी और पाकिस्तान से बाहर भी, वो आपकी जो फिल्में हैं उनको कभी भुला नहीं सकेंगे और हमेशा याद रखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी हमारे लिए इस तरह की, मैं आता रहूँगा, जब जब आप बुलाएंगे आता रहूँगा, और फिल्में भी आएँ आपकी, ताकि हम वो भी देखें। फिल्में यहाँ अगर आप चला सके तो मैं उठा के ले आऊँगा। जी जी नहीं, हम चाहते हैं कि नहीं भी आए, पुरानी तो हम देखते रहते हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश। और नाजरीन, आपने देखा सैयद नूर ने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, हम उनके बहुत मशकूर हैं, और आपके भी, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, और इस उम्मीद पर कि आपको इन बातों में से कोई रहनुमाई मिली होगी। अगर आप इसके अलावा कुछ जानना चाहें, कोई सवालात हों आपके पास सैयद नूर साहब के लिए या और इस सिनेमा और इससे मुंसलिक लोगों के लिए, तो वो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, हम उनके जवाबात आपके लिए लेके आएंगे अगले प्रोग्रामों में। तो इस
शुक्रिया के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।